आइए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये देखना हमेशा से बहुत दिलचस्प रहा है कि कैसे किसी एक राज्य के चुनाव का नतीजा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार इतने बड़े भू राजनीतिक और मानवीय बदलावों का कारण बन सकता है। फ्रंटलाइन पत्रिका के एक बेहद विस्तृत लेख के आधार पर आज के इस विश्लेषण में हम पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनावों के नतीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक राज्य के भीतर हुआ ये राजनीतिक बदलाव भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर किसी सुनामी जैसी लहरें पैदा कर रहा है। इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए स्रोत लेख का ये एक वाक्य बिल्कुल सटीक बैठता है। जो घरेलू स्तर पर एक राजनीतिक उलटपलट लगता है, वो ढाका में एक विदेश नीति के विकास के रूप में दर्ज होता है। जरा सोचिए, ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि यहाँ दाव कितने बड़े हैं। बंगाल की राजनीति में बांग्लादेश का मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने का टूल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कदम है जिसकी गूंज सीमा के दोनों तरफ बहुत गहराई तक महसूस की जाती है। भाग 1, 2026 का चुनावी जनादेश। अब इन निर्णायक आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा ने 206 सीटों के साथ एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक जीत हासिल की है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अब 81 सीटों के साथ विपक्ष में आ गई है। खैर, इस भारी जीत का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इसने उस राजनीतिक बफर या ढाल को पूरी तरह से हटा दिया है जो अब तक राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी जैसी नागरिकता सत्यापन नीतियों को लागू होने से रोके हुए था। ये नया चुनावी प्रभुत्व सीधे तौर पर उन नीतियों को लागू करने की ताकत देता है जिन्हें पहले केवल टाला जा रहा था। दूसरा हिस्सा, असम मॉडल को बंगाल में दोहराना। हम सभी ने असम का उदाहरण देखा है। 2019 में असम के एनआरसी से लगभग 19 लाख लोग बाहर हो गए थे, जो उस राज्य की आबादी का करीब 6% था। अब एक पल के लिए इसकी तुलना पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ से अधिक की विशाल आबादी के साथ करके देखते हैं। असम के इस नागरिकता सत्यापन मॉडल को जब बंगाल जैसे इतने बड़े राज्य में लागू करने की बात आती है, तो इसके सांख्यिकीय परिणाम सच में बहुत ही विशाल हो जाते हैं और जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। जरा इस एक आंकड़े पर गौर करें, 30 लाख। जी हाँ, स्रोत के सांख्यिकी अनुमान के अनुसार अगर बंगाल में केवल 3% की मामूली बहिष्करण दर भी देखी जाती है, तो लगभग 30 लाख लोगों को संदिग्ध नागरिक के रूप में पहचाना जा सकता है। दशकों पुराने रिकॉर्ड्स के सहारे जीने वाली इतनी विशाल आबादी में बस एक छोटे से प्रतिशत की गलती भी मानवीय स्तर पर ऐसे चौंकाने वाले और डरावने आंकड़े पैदा कर सकती है। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या सच में इतनी बड़ी व्यवस्था तुरंत लागू की जा सकती है? इसका सीधा सा जवाब है कि कानूनी और भौतिक ढांचा पहले से ही मौजूद है। असम में हिरासत केंद्रों और विदेशी न्यायाधिकरणों के नेटवर्क का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। इसके साथ ही मतदाता सूची का सख्त सत्यापन और सरकारी योजनाओं के लिए कड़े दस्तावेजों की मांग जैसी चीजें धीरे धीरे एक व्यवस्था का रूप ले चुकी हैं। मतलब साफ है, जब ढांचा पहले से तैयार हो तो इसे एक बड़े राज्य में लागू करना केवल इसे बड़े पैमाने पर ले जाने का मामला रह जाता है। तीसरा भाग, कूटनीतिक टकराव। इसी समय सीमा के उस पार भी बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेतृत्व में एक नई सरकार सत्ता में आई है। अब स्थिति यह है कि नई दिल्ली इस नई अधिक राष्ट्रवादी नेतृत्व के साथ व्यवहारिक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल की नई मुखर सीमा राजनीति एक जबरदस्त कूटनीतिक टकराव पैदा कर रही है। यह एक ही समय में कूटनीति को दो अलग अलग दिशाओं में खींचने जैसा है। इस तनाव के बीच एक शब्द जो बार बार सामने आता है वो है पुशिन्स। ये एक ऐसी अनौपचारिक प्रथा है जहां लोगों को बिना किसी औपचारिक समझौते के बस सीमा पार धकेल दिया जाता है। स्रोत लेख निष्पक्ष रूप से ये बताता है कि बंगाल में संभावित नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सहित कई भाजपा नेताओं ने बांग्लादेशी मुसलमानों की पहचान करने और उन्हें निकालने की बात प्रशासनिक और सांप्रदायिक दोनों ही संदर्भों में कही है। जाहिर है
इस तरह के सख्त रवैये से सीमा पर पुशिन्स का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बांग्लादेश के संसाधनों और सीमा प्रबंधन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक विरोधाभास देखने को मिलता है। तृणमूल के नेतृत्व वाले बंगाल ने जहां नागरिकता सत्यापन के खिलाफ एक ढाल का काम किया था, वहीं उसने तीस्ता जल बंटवारा समझौते जैसी अहम कूटनीतिक प्रगति को भी रोक रखा था। इसके ठीक विपरीत भाजपा के नेतृत्व वाला बंगाल प्रवासन को लेकर बयानबाजी तेज कर सकता है, जिससे ढाका के साथ तनाव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही ये तीस्ता समझौते जैसे मुद्दों पर नई दिल्ली के साथ बेहतर तालमेल भी बना सकता है। यानी एक तरफ तनाव बढ़ सकता है तो दूसरी तरफ कुछ पुराने रुके हुए समझौतों का रास्ता भी साफ हो सकता है। हमारा चौथा और अंतिम खंड, मानवीय और आर्थिक परिणाम। जो लोग इस असत्यापित पाइपलाइन में फंस जाते हैं, उनका यथार्थ सच में बेहद कठोर होता है। असम का उदाहरण साफ दिखाता है कि जिन्हें संदिग्ध मान लिया जाता है, उन्हें लंबी अपीलों और न्यायाधिकरणों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस पूरी कानूनी लड़ाई का खर्च अक्सर एक इंसान की साल भर की कमाई से भी ज्यादा होता है। नतीजतन लोगों को भारी कर्ज लेना पड़ता है या अपनी जमा पूंजी और जमीन बेचनी पड़ती है, और अंत में कानूनी स्थिति अनिश्चित होने के कारण उन्हें कम मजदूरी वाले अनौपचारिक श्रम बाजार में शोषण का शिकार होना पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या सिर्फ बाहरी लोगों तक सीमित नहीं है। जब भी किसी जगह बड़े पैमाने पर पुराने दस्तावेजों के आधार पर लोगों की नागरिकता जांची जाती है, तो प्रशासनिक गलतियां होना लगभग तय है। स्पेलिंग मिस्टेक या पुराने रिकॉर्ड न मिलने के कारण लाखों सही लोग भी इस प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। इससे अदालतों पर मुकदमों का एक अंतहीन बोझ पड़ता है और लाखों परिवारों को सालों तक एक डरावनी अनिश्चितता के साए में जीना पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब राजनीतिक अस्पष्टता या बफर के लिए जगह पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो सीमाएं अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकती हैं? 2026 के चुनावों ने बंगाल में राजनीतिक ढाल को हटाकर एक बहुत ही सख्त नागरिकता नीति का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसने विशाल कूटनीतिक और मानवीय जोखिमों को भी जन्म दिया है। ये सिर्फ एक राज्य का चुनावी नतीजा भर नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है जो शायद आने वाले कई सालों तक दक्षिण एशिया के इस बेहद संवेदनशील हिस्से का भविष्य तय करेगा। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।